बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूएस हिस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ सीएसएस के हवाले से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि सीएसएस लेवल पे यूएस हिस्ट्री एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसकी टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स है। और इस सब्जेक्ट के टोटल 21 टॉपिक्स हैं, 21 टॉपिक्स है जिनको कवर करने के बाद आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। ऑल्दो हिस्ट्री की सब्जेक्ट जो है एज कम्पेयर टू सोशल मार्क्स, सोशल साइंसेस के मार्किंग बेसिस पे थोड़ी सा डिफिकल्ट है, हार्ड है। लेकिन रीज़न ये है कि अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स पे ओबोल हासिल है और हिस्टोरिकल इवेंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन इट इजी फॉर यू। यानी अगर आप हिस्टोरिकली इवेंट्स को कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकली इवेंट्स को आप कोरिलेशन भी कर सकते हैं, तो आपके लिए फिर इजी है। फिर आप इसमें चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री हो, चाहे वो इंडो पाक हिस्ट्री हो, या चाहे वो यूएस हिस्ट्री हो, तो गुड या मार्क्स ओरिएंटेड है। लेकिन इवन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए आपकी एक जो टेस्ट है, आपकी जो एक नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर टेस्ट नहीं है, अगर आपके अंदर एक अट्रैक्शन नहीं है हिस्ट्री के लिए, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर आप इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकली आपके अंडरस्टैंडिंग है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स को हासिल भी करते हैं, कर भी सकते हैं। इफ़ यू आर सच अ कैंडिडेट, देन यूएस हिस्ट्री जो है ये आपके लिए, हिस्ट्री ऑफ यूएस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसमें अच्छी प्रिपरेशन भी पॉसिबल है, शॉर्ट टाइम में भी पॉसिबल है और मार्क्स ओरिएंटेड भी है। अब आते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ। क्योंकि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इसकी 21 टॉपिक्स है या पॉइंट्स है या एरियाज है जिसको कवर करके आप इजीली इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यूएस के हवाले से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले से इंट्रोडक्शन है और ये 1492 से यानी 1492 से लेके ओल्ड अमेरिका से, ओल्ड यूएस से लेके टिल 1606 तक, यानी 1492 से 1606 तक 200 साल, जो इस एज को हम ये कह सकते हैं कि जब इसकी डिस्कवरी होती है। जब इससे पहले दुनिया को पता नहीं था कि वेयर इज अमेरिका, व्हाट इज अमेरिका, यूएस क्या है, यूएस कहाँ पे है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब यूरोपियन आके और वो डिस्कवर करते हैं अमेरिका को, जिसको आजकल हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, जिसको आजकल हम यूनिपोलर पावर है, जो दुनिया का सुपर पावर है, जो दुनिया का टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। 1492 से पहले देयर वाज नो अमेरिका, नो यूएस इन द माइंड ऑफ पीपल। लोगों के जहन में इस हवाले से कोई बात नहीं थी, लोगों के जहन में इस हवाले से कोई मैपिंग भी नहीं थी, लोगों के इस हवाले से कोई नोइंग्स भी नहीं थी। तो इस हवाले से इसके डिस्कवरी से लेके, यूएस के डिस्कवरी से लेके और यूएस की जो यूरोपियन यूनियन, ये उनकी जो इनिशियल 200 ईयर्स है, इस पे हम बात करेंगे फर्स्ट। सेकंड हम फिर यूएस आई, यूएस बनी, लेकिन उस वक्त यूएस बेचारी एक छोटी, एक स्मॉल स्टेट है और सुप्रीमेसी बरतानिया की है। 1606 से लेके 1700 सेंचुरी तक, 1783 तक, 1606 से 1783 तक बरतानिया की सुप्रीमेसी में है। बरतानिया की कॉलोनी है, गुलाम है। सिंपल अल्फाज में हम इसको गुलाम कहते हैं, स्लेव कहते हैं। स्लेवरी भी इनकी रही। इस तरह अमेरिका नहीं थी जिस तरह आज है, जिस तरीके से उनके आज एडवांसमेंट है, जिस तरीके से आज उनकी सुप्रीमेसी है। दैट वाज नॉट द केस। द केस वाज दैट इट वाज अ स्लेव, इट वाज द कॉलोनी ऑफ बरतानिया। फिर 1783 एक नया दौर होता है जब अमेरिका की इंडिपेंडेंस होती है, जब अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर यूनाइटेड स्टेट की एमर्जिंग होती है, आज़ादी मिल जाती है। 1783 में इसको आज़ादी मिल जाती है और 1819 तक का ये जो एरा है,
इज इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर। इस पे हम बात करेंगे। पहले यूरोपी आते हैं और उसकी डिस्कवरी करते हैं, फिर इनकी कॉलोनी बन जाती है और फिर इंडिपेंडेंस गेन करती है। ये 1819 तक, फिर 1820 से लेके एक और एरा है 1920 तक, 1820 से लेके 1949 तक, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशनिज्म पीरियड ऑफ द यूएस। ये वो पीरियड है जब यूएस की एक्सपेंशनिज्म होती है। यूएस के स्टेट पहले 13 स्टेट्स हैं, वहां से एक्सपेंशन होती है और 50 स्टेट तक 1950 तक यूएस की एक्सपेंशन हो जाती है। स्टेट एक्सपेंशन मींस द एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हो जाती है। तो एक ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है कि अमेरिका की डिस्कवरी होती है, फिर अमेरिका कॉलोनी बनती है, फिर अमेरिका इंडिपेंडेंस होती है, फिर अमेरिका की एक्सपेंशनिज्म होती है, उनकी स्टेट्स नंबर इंक्रीज होती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उनकी फीचर्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी दुनिया के अंदर जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम ज्यादातर जगहों पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं, उनके फीचर के हवाले से बात करेंगे। फिर नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान सिविल वार, डिट सिविल वार, जिसको 1885 से लेके 1860 और 1880 के जो दौर में, यानी 60, 70 और 80s के डेकेड्स में अमेरिका के दौरान नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो सिविल वार है, जो सिविली दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर अमेरिका की एक न्यू इमर्जिंग होती है और दैट इमर्जिंग इज टुवर्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अमेरिका की पहले सिविल वार होती है। पहले तो ये लेवल है कि नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के बहुत मुखालिफत है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे की अगेंस्टिसिटी है, एक दूसरे से बहुत दूर है, एक दूसरे के दरमियान दूरियां हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल आगाज भी है। और फिर 1920 तक हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पावर के तौर पर एक इमर्जिंग होती है। अब वो कौन, जो कि पहले डिवीजन जिनकी थी नॉर्थ और ईस्ट में, दे आर यूनाइटेड एंड दे आर फाइटिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इनकी फोकस है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। एंड देन इनकी इमर्जिंग होती है वर्ल्ड पावर के तौर पर, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पावर के तौर पर। और फिर उनकी अपनी पॉलिसी जो है, इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी होती है कि हम उनकी इकोनॉमी की इतनी स्टेबलाइज होती है कि तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव देयर कार्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के पास गाड़ी भी है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, उनके पास घर भी है, उनके पास तमाम सहूलियत और फैसिलिटीज़ भी हैं। और इन फैसिलिटी और सहूलियत की वजह से हम देखते हैं कि अमेरिकन में क्या हो जाती है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, बॉम कहते हैं, इकोनॉमी वाइज भी और चाइल्ड बर्थ वाइज भी। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है इट्स स्टेबिलिटी हो जाती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930, और फिर हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं एक न्यू वॉर जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है यूएसएसआर के साथ, और एक दफा एक साइड पे कैपिटलिस्टिक ब्लॉक है और एक कम्युनिस्टिक ब्लॉक है। कम्युनिस्टिक ब्लॉक यूएसएसआर है, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक यूएस के उसमें है। और इस वजह से दुनिया दो बाइपोलरिटी की तरफ दुनिया चली जाती है। बाइपोलर सिस्टम जो है इनकी इमर्जिंग होती है, और ये 1945 से लेके 1991 तक ये कंटिन्यूटी है, और 1991 तक इसका हो जाता है। और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर बाद जो है, कोल्ड वॉर की एंडिंग हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाती है, और अमेरिका यूनिपोलर सिस्टम के तौर पर, यूनिपोलरिटी की तरफ इनकी इमर्जिंग होती है। शॉर्टली
अगर हम अमेरिकन हिस्ट्री देख ले, अमेरिकन जो मेन चीज़ है अमेरिकन सोसाइटी में, दैट्स एंड फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उनकी अपनी फोकस अपनी तरजीहात थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन से होके पहले बाइपोलरिटी, देन टूवर्ड यूनिपोलरिटी, और फिर खासकर वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वॉर में अमेरिका का जो रोल, जो किरदार है, उसको हम सराहते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका की इंटरनेशनल कंसर्न जो है, इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ह्यूमन राइट्स के हवाले से अमेरिका का रोल, डेमोक्रेसी के हवाले से अमेरिकन रोल, टेररिज्म के हवाले से अमेरिकन रोल, इस पर भी हम डिटेल से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर, और वॉर ऑन टेरर खासकर द रोल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के वॉर ऑन टेरर के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन रही पाकिस्तान ने, जो कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान ने, जो रोल प्ले किया, दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और खासकर नाउ टिल डे जिस तरीके से अमेरिका की निगोसिएशन हो रही पीस टॉक्स विद तालिबान, और दैट टॉक वाज इम्पॉसिबल विदाउट पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन, विदाउट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, इसको भी हम इंशाल्लाह करेंगे। फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस की, ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है, जो ग्लोबली उनका एक रोल है, ग्लोबली मीडिया, ग्लोबली इकोनॉमी, इस पर हम बात करेंगे। ग्लोबल इमर्जिंग पावर के तौर पर इसकी हम बात करेंगे। एंड देन अमेरिका के जो प्रोग्रेसिव एरा भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो न्यू डील है, जिसके जरिए से वो रिकवरी करते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन से, हालात से निकलते हैं। और न्यू डील के जरिए से सिविल राइट की एक मूवमेंट चली थी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक और वाइट के दरमियान। और सिविल राइट की मूवमेंट 60s के बिल्कुल आप कहते हैं बिल्कुल पीक पे थी, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी कंट्री थी। इससे पहले किसी ब्लैक को वाइट के स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिलती, किसी जो ब्लैक लोग होते थे वो वाइट के इलाके में नहीं जा सकते थे, उनके बसेस में भी सवार होने पे उन पे पाबंदी लगती थी, उन पे हमले होते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि ब्लैक भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बनता है। दिट्स ये वो जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उनकी कंट्रीब्यूशन थी। फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो रोल है इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हवाले से हम बात करेंगे। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, स्पेशली द करंट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें हमने देख लिया ट्रंप जो था और जो बाइडेन जो है, किस तरीके से उनके इलेक्शन है और किस तरीके से ट्रंप को अमेरिकन पीपल रिजेक्ट करते हैं उनके बैड वर्स्ट सिचुएशन की वजह से, खासकर कोरोना के दौरान कंपटीशन न हो सके, कोरोना के दौरान की इकोनॉमी और खासकर पीपल जिस तरह सफरिंग हुई, उस हवाले से अवाम ने बदला लिया वोट के जरिए से, और जो बाइडेन को उन्होंने मुंतखब किया, इस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर अमेरिकन इलेक्शन की जो हुसूसन एक है कि 4th ईयर के बाद नवंबर के महीने में और फिर फरवरी के महीने में ऑफिस को चार्ज लेते हैं यूएस कांग्रेस, द रोल ऑफ यूएस कांग्रेस के रोल, उनके फंक्शंस, और इसके अलावा जो है पावर चेक एंड बैलेंस, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन। अगर आप देखते हैं अमेरिकन के सिस्टम के हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वह चेक एंड पावर है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चाहे सिविल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, उनके लिए एक चेक एंड बैलेंस है, और दैट इज़ बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अमूमन यह होता है कि यहाँ पे सिविल और मिलिट्री के दरमियान हमेशा मिसट्रस्ट है, हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, हमेशा जो है क्राइसिस में। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, दे हैव द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है, तो देयरफॉर उनकी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, दे आर स्ट्रॉन्ग। तो इस हवाले से भी हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। ये तो ये और 21 टॉपिक है, 21 एरियाज जिस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और जहाँ तक इसको करने का ताल्लुक है, मैं वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट लेक्चर्स को अपलोड करूँगा, जो कि CSS PMS खासकर, इसके अलावा
ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अमेरिकन यूएस हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लर्निंग के लिए भी। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं क्लासेस कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे वक्तन फ़वक्तन में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेक्चर भी अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लर्निंग के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।